नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी, और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में हमेशा की तरह शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे सहयोगी है तैयार अपनी दमदार रिसर्च और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। परिचय करा दें, हमारे साथ देवांशी है जिनसे हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल और हिंडाल्को के नतीजे, गेल के नतीजे कैसे रहे बताएंगे हमें वरुण दुबे। वरुण से ही हम जानेंगे कैसे रह सकते हैं आईटीसी के नतीजे, और साथ ही कोल इंडिया के नतीजों का अनुमान हमें बताएंगी मानसी दवे। सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा बाजार ने फिर दिखाया दम, और निचले स्तरों से बाजार में आज दिखी शानदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 125 पॉइंट रिकवर हुआ, वहीं सेंसेक्स में भी 450 अंकों से ज्यादा का सुधार जरूर देखने को हमें मिला। रियल्टी, ऑटो और फार्मा शेयरों में कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ ही हुई। अब एफआईआईज और डीआईआईज से कैसे संकेत आज मिले, जरा उस पर भी एक नजर डालें। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1787 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2076 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की। और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। सर, आज हल्की गिरावट पर बाजार जरूर बंद हुए, हालांकि निचले स्तरों से हमने देखा अच्छी रिकवरी भी आई। आज के कारोबार को कैसे समझा जाए? लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और क्लोजिंग एकदम शांत। कल ही की तरह सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल हल्के से नुकसान के साथ बंद होते दिखे। स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर हार्डली कुछ बदलाव हुआ। अच्छी बात यह थी कि लगातार 3 दिन तक निफ्टी 15,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, तो कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। आज की क्लोजिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही, जहां दिन भर बाजार उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते दिखे, लेकिन आखिरी आधे घंटे में डाउ फ्यूचर्स की 100 पॉइंट की मजबूती थोड़ी जोश भरती नजर आई, और कहां एक और 15,000 के नीचे निफ्टी फिसला भी दिन के दौरान, लेकिन उसके बाद रिकवरी के बाद 15,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी जरूर कई दिनों के बाद अब 36,000 के नीचे बंद हुआ है। इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छी मजबूती दिखी, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी में भी आज 36,000 के नीचे की क्लोजिंग मिली है, तो थोड़ा सा दबाव वहाँ दिखा है। लेकिन बाजार में रेंज के बीच दोनों तरफ के ट्रेड होते दिख रहे हैं, और उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये ट्रेंड साफ दिख रहा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी एक्शन बरकरार है, वहाँ पर अब भी खरीदारी होती दिख रही है, और रिजल्ट सीजन पूरे जोरों पर चल रहा है, तो वहां पर आपको ज्यादा मौके नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी बरकरार हैं, और 15,100 के ऊपर निफ्टी का बंद होना निचले स्तरों से सपोर्ट दिखाता है। लेकिन साथ ही ऊपरी स्तरों पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जब वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी होगी, तो कमोबेश इसी तरह का एक और उतार चढ़ाव भरा सेशन आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, और अब कल क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए और साथ ही किन लेवल्स पर नजर रहेगी, यह भी हम आपसे समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जरा बाजार के एक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी देवांशी आशर से बात करते हैं। देवांशी, जरा बताएं आज बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा? बाजार में आज फिर दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा, और पूरे दिन आज बाजार लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। निफ्टी बैंक दोनों पर प्रेशर था, और आप देखिए आखिरी 1 घंटे में आज बाजार में शानदार रिकवरी आती हुई दिखे। लोअर लेवल से अच्छा रिबाउंड होता हुआ दिखा, लेकिन मेनली हमने देखा जो ऑटो सेक्टर था और फार्मा स्टॉक्स थे, इसी के चलते आज अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही आखिरी आधे घंटे में। लेकिन इसके बावजूद लाल निशान में ही क्लोजिंग आती हुई दिखी। मैं आपको बता दूं कि आज अगर निफ्टी की बात करें तो बजाज फिनसर्व, सिप्ला, एमएनएम, एसबीआई लाइफ जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे हमने सबसे ज्यादा तेजी आती हुई दिखी है हरे निशान में, और टॉप गेनर्स बनते हुए दिखे निफ्टी के। वहीं हमने देखा एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, आइशर मोटर, ये कुछ टॉप लूजर्स आज निफ्टी में बनते हुए दिखे थे। और टाटा स्टील अच्छे नतीजों के बाद हमने देखा ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर आती हुई दिखी थी। रियल्टी, ये स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। और रियल्टी शानदार गेन्स थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे हरे निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। ऑटो स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं, उसमें भी मदरसन सुमी करीब 7.5% तक की तेजी। एमआरएफ, अपोलो टायर, अमरा राजा बैटरीज, ये स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही फार्मा स्टॉक्स में भी आज अच्छा रिबाउंड होता हुआ दिखा। और बिंदु फार्मा में आप देखिए नतीजे से पहले यहाँ पे अच्छी तेजी थी,
साथ ही सिप्ला, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। इसके अलावा अगर लाल निशान की बात करें या प्रेशर की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स ही लगातार हैं जहां पे प्रेशर बनता हुआ दिखा है। उसमें भी आप देखिए HDFC बैंक, RBL बैंक, एक्सिस बैंक और SBI, यहाँ पे हमने देखा सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा और ऊपरी लेवल से आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन आखिर में जी बिजनेस के सुपरहिट कॉल्स जो आपको दिए गए थे वहाँ पे आपकी शानदार कमाई होती हुई दिखी। मैक्स फाइनेंशियल आज आपको चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया गया था। इंडिया बुल्स हाउसिंग रिकमेंड करने के बाद आप देखिए सचिन जी ने रिकमेंड किया था, करीब 6.5% तक की तेज़ी हमने देखी है। और निफ्टी बैंक आपको रिकमेंडेशंस मिली थी अनिल जी की तरफ से और यहाँ पे भी बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखी लोअर लेवल से। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे अच्छी कमाई होती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल आप देखें आखिरी आधा घंटा था जहाँ पे अच्छी कमाई या अच्छे गेन्स होते हुए दिखे थे निफ्टी पर। इन ऑल लाल निशान के साथ आज बाजार ट्रेड करते हुए दिखे। ये था बाजार का पूरा एक्शन सेक्टर स्पेसिफिक हमें देते हुए देवांशी आशा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल देवांशी। अब आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आज है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा साहब बहुत स्वागत है आपका। फोन लाइन पर हमारे साथ आज शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले समझना चाहेंगे, एक लाइफ टाइम हाई हमने देखा बजट के बाद, पूरा हफ्ता शानदार पिछला रहा, उसके बाद एक करेक्शन का माहौल बाजार में देखने को मिल रहा है, मुनाफा वसूली भी है। इस पूरे कारोबार को, हल्की गिरावट को कैसे समझा जाए, क्या संकेत बाजार से मिल रहे हैं? और दूसरा सवाल यही होगा, अब कल की खरीदारी कहां पर की जा सकती है और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां रखें? जी स्वाति जी, पहले मैं माफी चाहूंगा आपसे, वीक होने के मैं नहीं आता तो बहुत से लोग हैं जो शर्मा सर, आपकी वॉइस में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम अभी आ रही है। आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं और जानेंगे कि आपके कल का जो कॉल है इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया आप कहां पर सजेस्ट करना चाहेंगे। ये थोड़ी देर में हम आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करें। उससे पहले जरा कुछ और खबरों पर हम एक नजर डाल लेते हैं और बीच में हम कोशिश भी करें शर्मा जी से बातचीत हो पाए। सबसे पहले हम जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि नतीजों का सीजन है और नतीजों के सीजन में क्या कुछ खास रहा। हिंडाल्को ने आज दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए और हिंडाल्को के नतीजे कैसे रहे जरा समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी देवांशी आशर हैं। देवांशी, जरा बताएं हिंडाल्को ने कैसे नतीजे पेश किए हैं? हिंडाल्को के नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे। स्टैंडलोन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जो आय है उसमें 11% तक की बढ़त आती हुई दिखे, लेकिन मुनाफे में करीब 76% का जंप हमने इस साल देखा है। 340 करोड़ पर इसका मुनाफा आता हुआ दिखा। कामकाजी मुनाफे में 17% तक की बढ़त आती हुई दिखी और मार्जिन आप देखें इस बार 10.5% पे आते हुए दिखे हैं, 10% से बढ़कर। कंपनी का जो मेनली नोवेलिस का कारोबार है उसमें तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस हमने देखा ही था, लेकिन जो एल्यूमिनियम कारोबार है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस इस बार आता हुआ दिखा है। कंपनी की जो कुल बिक्री एल्यूमिनियम की उसमें 4% की बढ़त थी, लेकिन आप देखिए इसके जो कामकाजी मुनाफा है उसमें सालाना आधार पर 27% का जंप है और जो मुनाफा है एल्यूमिनियम कारोबार में उसमें 90% का जंप हमने देखा है। सीक्वेंशली भी नंबर्स हैं एल्यूमिनियम कारोबार के वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। एल्यूमिना कारोबार और जो कॉपर कारोबार की बिक्री है वो इस बार कम होती हुई दिखी है, लेकिन जो फर्टिलाइजर बिक्री है उसमें 135% का जंप जरूर आता हुआ दिखा है। कॉपर कारोबार में जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन हैं वो भी इस बार बेहतर आते हुए दिखे हैं, लेकिन इन ऑल जो हिंडाल्को की परफॉर्मेंस है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर इस तिमाही में आती हुई दिखी है। तो अनुमान से बेहतर रहे हिंडाल्को के नतीजे और ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका देवांशी। आगे बढ़ते हैं। हिंडाल्को के अलावा आज सरकारी कंपनी गेल ने भी अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। अब वरुण दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी है, जरा समझते हैं। अब बताएं गेल के नतीजे कैसे रहे वरुण? देखिए गेल के नतीजे काफ़ी हद तक मिले जुले हैं। इनफैक्ट अगर इसको आप हमारे अनुमान के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक ही है। रेवेन्यूज़ हमने 15,200 करोड़ का अनुमान लगाया था, 15,450 करोड़ के आसपास ही आया है। एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो हमारा अनुमान 13.1% का था, ये 12.4% पे आए हैं। हालांकि
ग्रोथ अगर आप देखें तो 9.8% से 12.4% पे आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मुनाफे में करीब 20% के आसपास का उछाल देखने मिला है, 1490 करोड़ के आसपास ही आया है। सबसे ज़्यादा मदद मिली है कंपनी की पेट्रोकेमिकल कारोबार से, जहाँ पे रेवेन्यूज़ 15% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा मार्जिन में अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। एबिट मार्जिन जो है 10.5% से बढ़ के करीब 22.4% के आसपास आए हैं। जो कंपनी का नेचुरल गैस कारोबार है मार्केटिंग का, वहाँ लॉसेस जो है वो कम हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं कंपनी के जो एलपीजी कारोबार है वहाँ मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट बाकी सारे सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़त जो है वही देखने मिली है। केवल एक नेचुरल गैस का कारोबार है जहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वहाँ दबाव देखने मिला। तो खासकर जो पेट्रोकेमिकल्स का कारोबार है वहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा, और इसके लिए आपने देखा कि ओवरऑल नतीजे जो है वहाँ ग्रोथ ज़रूर देखने मिली है। हालांकि कुछ पैरामीटर्स में हमारे अनुमान से थोड़ी ज़्यादा है, कुछ पैरामीटर्स में अनुमान से थोड़ी कम। जी बहुत शुक्रिया वरुण आपका। गेल के नतीजों पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा जी से बात करते हैं। उम्मीद करते हैं अब अच्छे से बात हो पाएगी उनसे। शर्मा जी सुन पा रहे हैं हमें? तो समझना चाहेंगे कल के लिए इंट्राडे कॉल और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? जी तो कल के लिए अगर इंट्राडे कॉल कुछ करना हो तो मैं समझता हूँ कि वैसे स्टॉक चुनना चाहिए जो बढ़े नहीं है और गिरे भी नहीं है। तो एचएल टेक जो साइडवेज है वो एक आइडियल स्टॉक है। 960 रुपए पे क्लोज हुआ है, वहां पे ले सकते हैं। 945 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखें और 985 का आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद में अगर हम पोजिशनल ट्रेड देखें स्वाति जी, तो सिप्ला बताना चाहूंगा। सिप्ला अपने हाईएस्ट क्लोज दिया है उसने 860 रुपए का, 830 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखें और 912 एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। तो उस हिसाब से टारगेट रहेगा, तो आराम से ये कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाइए। और एक बार दोबारा मैं माफी मांगना चाहूंगा कि फोन के अंदर भी दिक्कत हुई, लेकिन आखिर में बीएसएनएल जो देश की संचार सेवा है वही काम आ रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सर बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत क्योंकि शो में जारी रहेगी। इंट्राडे कॉल एचसीएल टेक में रखने की सलाह शर्मा सर की, और हफ्ते भर की खरीदारी सिप्ला में करने की सलाह है वीके शर्मा जी की। बातचीत हमारी जारी रहेगी, उससे पहले आने वाले नतीजों पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। कल आने वाले नतीजों में आईटीसी दिसंबर तिमाही के नतीजे अपने पेश करेगी, और वरुण से एक बार फिर से बात करते हैं, वरुण से समझते हैं। वरुण जरा बताएं आईटीसी के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? देखिए आईटीसी के नतीजे थोड़े कमज़ोर रहने वाले हैं। खासकर कंपनी का जो सिगरेट का कारोबार है वहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि वॉल्यूम जो है उसमें करीब 7% के आसपास की गिरावट आ सकती है। हालांकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए कुल सिगरेट के कारोबार के रेवेन्यूज में करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी एफएमसीजी कारोबार की बात करें तो त्योहारों के चलते, बेहतर मांग के चलते यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। करीब 15% के आसपास का ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्री कारोबार में भी 12% के आसपास की ग्रोथ रहेगी, लेकिन पेपर बोर्ड का कारोबार 1 से 2% के आसपास की गिरावट वहाँ होगी। और कंपनी का जो होटल का कारोबार है वहाँ प्रेशर रहेगा, करीब 60% के आसपास की गिरावट हो सकती है। इसके चलते कंपनी के रेवेन्यूज जो है उसमें करीब 1.5% के आसपास की गिरावट होगी। मार्जिन 38.4% से गिर के 37% पे आ सकते हैं, और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 13% के आसपास की गिरावट होगी। 3600 करोड़ के आसपास ये आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी एक क्विक टेक हम लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट शर्मा सर से। सर आईटीसी पर क्या आपकी राय है? नतीजों से पहले कोई पोजीशन होल्ड की जा सकती है? जी मैं समझता हूँ कि किसी भी निवेशक को नतीजों के एक्सपेक्टेशन में पोजीशन होल्ड कभी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो सरप्राइज कर सकते हैं और आप उसके इनिशियल जो मार्केट की रिएक्शन में आप झटका खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक को लीजिए। और वैसे जो एक लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं, साल भर से या उसके ऊपर, उनके लिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट मायने नहीं रखते, आप आराम से ले सकते हैं। पर अगर आप शॉर्ट टर्म की व्यू से देखते हैं तो ये बेहतर है कि रिजल्ट के आने के बाद ही देखें। लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि ये क्वार्टरली रिजल्ट मैटर नहीं करेंगे। बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक उपलब्ध है और मैं लंबी अवधि के लिए सलाह है खरीदने की। तो आईटीसी में लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहते हैं तो खरीदारी की सलाह शर्मा जी दे रहे हैं। अब कल आने वाले नतीजों में कोल इंडिया भी अपने नतीजे पेश करेगी। कोल इंडिया के मार्जिन और कहां से मिलेगा, नतीजों को सहारा समझते हैं मानसी दवे से। मानसी जरा बताएं कोल इंडिया नतीजों का अनुमान क्या कहता है?
जी बिल्कुल, देखिए अच्छे नतीजों का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। बिक्री, मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त हाथ लग सकती है, यही उम्मीदें प्रीव्यूज में जताई जा रही है। खासतौर से पिछले साल के डिस्पैचेस का छोटा बेस है जिसका इम्पैक्ट नतीजों पर पड़ता हुआ दिखेगा। वहीं पावर कंपनियों से मांग में सुधार देखने को मिली है जिसके चलते सीधा असर कंपनी के नतीजों को मिलेगा। ई ऑक्शन रियलाइजेशन में बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं, तो इस पर भी फोकस करना होगा। कमेंट्री में क्या कुछ निकल कर आता है, रिजल्ट क्या कुछ कहते हैं। साथ ही तिमाही के दौरान अन्य आय जो है वो घटती हुई दिखेगी जिसका सीधा इम्पैक्ट इस बारी नतीजे को मिलता हुआ दिखेगा। आय के फ्रंट पर करीब 6% की बढ़त का अनुमान है। वहीं कामकाजी मुनाफे में 25% का इजाफा देखने को मिल सकता है। मार्जिन 21.4% से 25% तक जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर करीब 18% की बढ़त हाथ लग सकती है। तो कोल इंडिया के नंबर से अच्छी उम्मीदें हैं, बढ़त और अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। जी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मानसी, कोल इंडिया के नतीजों पर ज्यादा अनुमान जताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। शर्मा जी सर, समझते हैं कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर वो सजेस्ट करेंगे, बताइए सर। अब कल के लिए कहां पर कमाई वाला ऑप्शन बताएंगे आप? जी स्वाति जी, गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसा स्टॉक है जिसका सेक्टर अच्छा कर रहा है, प्रॉपर्टीज अच्छा कर रहे हैं और उसके अंदर से ये बहुत ही उम्दा कंपनी है। अब क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फरवरी माह की 1500 की कॉल ट्रेडर ले सकता है। 48 रुपए पे ये क्लोज हुआ है, वहां पे लीजिए। 35 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखें और 66 रुपए का इसका रहेगा टारगेट। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है ऑप्शंस के जरिए वो है सिप्ला। यहाँ पे ध्यान रखिए कि सिप्ला मैंने पोजिशनल ट्रेड में भी बताया है, वो आपको ऑप्शन के तरीके भी बता रहा हूँ। अब ऑप्शन में जो मैंने टारगेट है वो छोटा दिया है और जबकि वीकली में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो आप फिर भी जो ऑप्शन के जरिए आप लेना चाहें तो फरवरी माह का कॉल खरीदें 870 रुपए पे, 870 की कॉल खरीदें 27 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 20 रुपए का इसके अंदर और आपका टारगेट रहेगा 39 रुपए यानी कि 39। तो इनको लेके चलिए, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहिए। एक बार प्रॉफिट में आने के बाद कभी भी शेयर आपका नुकसान में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद और जय हिंद। समझते हैं कल के लिए क्या हो स्ट्रैटेजी। अनिल जी के पास चलते हैं। सर, अब कल वायदा एक्सपायरी है, अब ऐसे में क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी रहे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे? जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, उम्मीद यह है कि ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत बेहतर मिलेंगे क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका से एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की आप उम्मीद कर सकते हैं। एशियाई बाजारों में भी आज कामकाज मजबूती भरा रहा। कमजोरी अगर थी तो सिर्फ भारतीय बाजारों में, वो भी अपनी वजह से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, कोई खास बड़ा ट्रिगर नहीं जिसकी वजह से बाजार गिरना चाहे। तो ऐसे में कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन अगर संकेत ग्लोबल मार्केट से मजबूत मिले तो एक अच्छी मजबूत शुरुआत होने के आसार बन सकते हैं और तब 15,200 15,250 तक जाने की निफ्टी की कोशिश हो सकती है और वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब निचले स्तरों पर 14,925 से 15,000 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,350 35,550 कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर एक बार 36,000 36,050 के आसपास थोड़ी रुकावट है। वो पार होने के बाद 36,450 36,600 वो रेंज है जहां पर मजबूत मुनाफा वसूली और बिकवाली की संभावना है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको कल भी देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट्स के लिए आज से बड़ा दिन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर मिलेगा। सेक्टर्स में चर्निंग होती दिख रही है, वहां पर अब आपको बाजार के मीडियम टर्म ट्रेंड जो कि मजबूती का है उसे ध्यान में रखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। कल एक्सपायरी निकलने के बाद बाजार फिर से स्टेबल होते हुए दिखेंगे, लेकिन कल के लिए एक और उतार चढ़ाव भरा सेशन हो सकता है, उसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और शर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म किसी का नजरिया हो तो इन्वेस्टमेंट पिक आपकी कौन सी होगी? जी स्वाति जी, लंबी अवधि के लिए एक अच्छा स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो ये देश की सबसे बड़ी बैंक कंपनी है SBI और उसकी ये सब्सिडी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है जो न्यू बिजनेस प्रीमियम जिसका 10% बढ़ा है YOY पिछले क्वार्टर में जो आया, तो ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन भी बढ़े हैं 0.56%, तो ये अच्छी चीज है।
और इसका जो नेट प्रीमियम अर्न है वो भी उसके अंदर भी करीब 18% की ग्रोथ हुई है। तो अब कहना ये पड़ेगा कि जो भी नए बिजनेसेस न्यू ग्रोथ हो रहा है वो एसबीआई उसमें अव्वल है। और अच्छी बात इसमें और ये भी कही जा सकती है कि अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो 24,000 ब्रांचेस हैं उनमें से एसबीआई लाइफ करीब 6,000 ब्रांचेस पे ही काम करता है। यानी कि देश का 75% हिस्सा वो अभी भी खाली पड़ा है, जिसको छू नहीं रहे हैं। तो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं। और दूसरा एक और पहलू ये भी है कि इन्होंने अपने कुछ बैंकों के साथ अलग से बिजनेस रिलेशनशिप की है, जिससे एसबीआई का इंश्योरेंस वो लोग बेचेंगे। तो वो करीब उनकी जो प्रतिशत है वो एसबीआई कहता है कि नया बिजनेस आने वाले दिनों के अंदर 10% उन एसोसिएटेड जिनके साथ उन्होंने काम किया है, जैसे इलाहाबाद बैंक या सिंडिकेट बैंक, उनसे आएगा। तो मतलब सर इसका बिल्कुल मतलब इंश्योरेंस का ये बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा बन सकता है। एम्बेडेड वैल्यू में भी प्राइस बाय एम्बेडेड वैल्यू में सबसे सस्ता है, FY23 पे 2.2 है। जी सर। तो उसको लिया जा सकता है 911 पे। 1170 का टारगेट जो यहाँ से करीब 28% ऊपर है साल भर के लिए। तो साल भर के लिए एसबीआई लाइफ में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वीके शर्मा जी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बात करते हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या सजेस्ट करेंगे? कल वीकली एक्सपायरी है और एक्सपायरी पॉजिटिव होनी चाहिए। उसको देखते हुए निफ्टी की 15,150 की कॉल ऑप्शन हम लेंगे और इसको कोशिश करेंगे 40-45 की रेंज में लेने की। और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 25 रुपए का और टारगेट रखेंगे 75 का। और दूसरा स्टॉक पे अगर फोकस करना है तो आईसीआईसीआई बैंक, जिसके टारगेट करीब 650-655 ऐसे हो सकते हैं और स्टॉप लॉस 620 का रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी, आप शो में शामिल हुए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने सजेस्ट की। बहुत शुक्रिया आपका भी। वीके शर्मा जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए और हमारे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।